हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री सिविक्स सेमेस्टर 1 के लिए एमसीक्यूज। ओके, तो ये कौन से चैप्टर पे हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 चैप्टर के एमसीक्यूज। इस चैप्टर पे एमसीक्यू सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है, बिकॉज मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं अराउंड 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस की हूँ। ओके, तो आज के वीडियो में हम अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर विच एक्ट कुड इंडियन सोल्जर्स बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटी? A. General Service Enlistment Act, B. Religious Disabilities Act, C. Post Office Act, and D. Government of India Act. Okay, so as per the beliefs of the Brahmins, it was a taboo for a Brahmin to cross the seas. Okay, but ये sentiments को ध्यान नहीं रखते हुए एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये लिखा गया था कि इंडियन सोल्जर्स को दूसरी जगहों पर भी भेजा जा सकता है ड्यूटी के लिए। तो वो कौन सा एक्ट था? एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द हाईएस्ट पोजीशन गिवन टू एन इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी? ए हवलदार, बी सूबेदार, सी वाइसरॉय एंड डी नन ऑफ द अबव। ओके, तो एक एज यू ऑलरेडी नो कि इंडियन सोल्जर्स को बहुत हाई पोजीशंस नहीं दिया जाता था, भले ही वो जितना भी स्किल्ड हो। सो कौन सा था हाईएस्ट पोजीशन जो एक इंडियन सोल्जर को मिल सकता था? एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन बी, सूबेदार। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। विच एक्ट विड्रू द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज सर्विस एंजॉयड बाय सिपॉयज? A. General Service Enlistment Act, B. Religious Disabilities Act, C. Post Office Act, and D. Government of India Act. And yes, the answer is Post Office Act. Okay, तो पहले ये पोस्ट ऑफिस एक्ट आने से पहले सिपॉयज के पास यानी कि इंडियन सोल्जर्स के पास ये प्रिविलेज रहता था कि वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को जो भी लेटर्स लिखते थे उस पर उनको उसके लिए उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता था। इट वॉज अ फ्री सर्विस फॉर देम। बट ये पोस्ट ऑफिस एक्ट आने के बाद ये फ्री सर्विस भी बंद किया गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ दीज वॉर वेयर द ब्रिटिश ट्रूप्स डिफीटेड? ए फर्स्ट अफगान वॉर, बी पंजाब वॉर्स, सी क्रीमियन वॉर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। एंड यस, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही वॉर में ब्रिटिश ट्रूप्स हारे गए थे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग दीज वेर द रूमर्स रिगार्डिंग एनफील्ड राइफल? ऑप्शन ए, द ग्रीस्ड कैट्रिज हैड द फैट ऑफ काउ और पिग, बी ग्रीस्ड कैट्रिज हैड पॉइजन, सी ग्रीस्ड कैट्रिज हैड द फैट ऑफ buffalo, and D none of the above. Okay, so yes, the answer is greased cartridge had the fat of cow or pig. So as you all know कि जो पहले तो ब्राउन बेस नाम का एक वेपन यूज़ करते थे लड़ाई करने के लिए, और यही वेपन इंडियन सोल्जर्स भी यूज़ करते थे। बट ब्रिटिशर्स जो है एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किए आर्मी में। सो उसका जो एनफील्ड राइफल को मीन्स उसका जो ग्रीस्ड एक पेपर होता है उसे दान से चबा के मीन्स वी हैड टू बिट इट ऑफ। ओके, दैट पेपर। तो रूमर फैला दिया गया था कि ये जो एनफील्ड राइफल है उसका कैट्रिज जो है उसमें फैट काउ और पिग का फैट है। ओके, तो ये सुनते ही मीन्स बोथ मुस्लिम कम्युनिटी एंड हिंदूज वेर रियली
एजिटेटेड, ओके, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आया कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को के साथ ये लोग खेल रहे हैं, और जिसके वजह से ये ग्रीस्ड कैट्रिज या एनफील्ड ग्रीस कैट्रिज नहीं, ये एनफील्ड राइफल को यूज़ करना नहीं चाहते थे इंडियन सोल्जर्स, एंड एज ए रिजल्ट ये था हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कॉज. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Which was the first regiment that refused to use the Enfield rifle? A. 34th Native Infantry at Barakpur, B. 19th Native Infantry at Berhampur, C. 38th Native Infantry, and D. none of the above. Okay, तो मैं थोड़ी देर पहले बोली, मीन्स मैं जस्ट अभी बोली कि ये एनफील्ड राइफल को इंडियन सोल्जर्स यूज़ नहीं करना चाहते थे. तो कौन सा ऐसा पहला रेजिमेंट था जो ये एनफील्ड राइफल यूज़ नहीं करेगा बोल दिया था? एंड येस, इट वाज 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बरहमपुर. तो जैसे ये लोग मना कर दिए, ये पूरे इन्फेंट्री, ये पूरे रेजिमेंट को ही डिसबैंड कर दिया गया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. As per which act was the power to govern India transferred to the British Crown? सो यू ऑल नो कि हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, बट आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया को गवर्न करने का पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को चला गया, ट्रांसफ़र हो गया. तो ये कौन से एक्ट के हिसाब से हुआ? ए. जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, बी. रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, सी. पोस्ट ऑफिस एक्ट, and D. Government of India Act of 1858. And yes, the answer is Government of India Act of 1858. Okay, so let's move on to question number 8. How many members were present in the Indian Council as per the Government of India Act of 1858? A. 12, B. 10, C. 13, and D. 15. Okay, so yes, the answer is option D, 15. Okay, so let's move on to question number 9. Who was the first viceroy of as per the Government of India Act of 1858? A. Lord Linlithgow, B. Lord Dalhousie, C. Lord Canning, and D. Lord Wellesley. And yes, the answer is लॉर्ड कैनिंग. ओके, वाइसरॉय का मतलब है क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. वेयर वॉज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन डन इन 1858? मीन्स क्वीन विक्टोरिया है अभी क्वीन विक्टोरिया अभी इंडिया को रूल करेंगे, गवर्न करेंगे. ये जो प्रोक्लेमेशन है 1858 में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी हैदराबाद, C. Delhi, and D. Kolkata. And yes, the answer is option A, Allahabad. Let's move on to question number 11. Which two aims of the British government were fulfilled by the British through India's foreign policy? Okay, A. Protection of Indian Empire, B. Expansion of British economic and commercial interests in Asia and Africa, C. Helping in India's economic growth, and D. both A and B. Yes, obviously the answer is both A and B. That is protection of Indian Empire means वो चाहते थे कि जो इंडियन एम्पायर है वो उनके हाथ से ना निकल जाए, एंड दूसरा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन एशिया एंड अफ्रीका. ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट है, यानी कि इधर एशिया और अफ्रीका के वेल्थ और रिसोर्सेज यूज़ करके ब्रिटिश अपने कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस जो है, इकोनॉमिक रेट जो है वो बढ़ाना चाहते थे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. Which among these changes were seen in the army after the first war of independence? A. European troops were kept in key geographical and military positions. B. Weapons were never placed under the charge of Indian soldiers. C. Caste and community were introduced in many regiments. And D. all of the above. So as you know, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक बड़ा रोल
इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर था वो लोग भी प्ले किए हैं। तो इसी की वजह से ब्रिटिशर्स जो है ऐसा एक वॉर फर्दर होने से प्रिवेंट करने के लिए आर्मी में बहुत सारे चेंजेस लाए। सो इनमें से कौन सा है वो चेंज? एंड यस, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही वो चेंजेस है। फर्स्ट तो जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पोजीशंस था, प्लेसेस था, वहाँ पर यूरोपियन ट्रूप्स को रखा गया। देन वेपन्स और एम्यूनिशंस कभी भी इंडियन सोल्जर्स के अंडर हाथों में नहीं दिया गया। देन कास्ट और कम्युनिटी, बहुत सारे रेजिमेंट्स में कास्ट और कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, सो इतना ही आज के वीडियो में। सो हमारा ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड विद दिस वीडियो। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हूँ, देन डू डेफिनेटली वॉच इट, क्योंकि मेजर पोर्शन उसी में कवर कर दी थी मैं। देन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था बोल के मैं स्टॉप कर दी और ये दूसरा वीडियो बनाए। ओके, सो इस तरह से अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए हैं। इस तरह से बाकी सारे चैप्टर सेमेस्टर 1 के लिए मैं कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करूँगी का मतलब है कि मैं MCQs अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोस की अगर बात करें देन मैं ऑलरेडी सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। बस मीन्स सेमेस्टर 1 के लिए बस एक ही चैप्टर रह गया है, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो जल्द ही मीन्स विद इन 3 to 4 days ही अपलोड हो जाएगा। ओके, तो सो इफ यू वांट टू वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑफ ईच चैप्टर देन यू कैन गो टू माय चैनल, visit the playlist Reloaded History Civics ICSE Class 10, and there you will find all the explanation videos from each and every chapter. Okay, so the next chapter will be uploaded very soon. So I hope कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, और हमें लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर को पढ़ना चाहिए, isn't it? So don't forget to share it with your friends and subscribe to the channel and turn on the notification bell so that as soon as I upload the next video on MCQs, you get it. Okay? So thank you for watching the video. Keep studying and bye bye.